चलिए आज हम लोग देखते हैं जहां से छूटा था हमारा क्लास 10th का। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, रेडॉक्स अक्रिया के लिए जो दो प्रोसेस होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, उनके बारे में। तो पहला हम लोग देखने वाले हैं क्या, ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण अक्रिया क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। वह रासायनिक अक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ती है। और दूसरा, या हाइड्रोजन निकलती है। या तीसरा कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में ऑक्सीजन का योग होता है, या हाइड्रोजन निकलती है, या तीसरी कंडीशन है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इन तीनों कंडीशन में से जो भी होगा वो कौन सी अक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण अक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो आइए जरा इसका एग्जाम्पल सीखते हैं, हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं जरा इसका। जैसे 2Cu कॉपर है और इसमें क्या है, ऑक्सीजन का संयोग होगा, तो क्या बन जाएगा ये 2CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कॉपर के साथ क्या हो रही है, जुड़ रही है, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। या इसी तरह से जो SnCl2 है, इसमें क्लोरीन का संयोग हो जाए तो बन जाएगी क्या, SnCl4। तो यहाँ पे क्या है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +2 है, और यहाँ पर क्या है, +4 है। तो देखो यहाँ +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ था, जबकि इधर कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन का अंतर आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, तो इसका क्या हुआ, +2 से +4 हो गया ये बढ़ करके, इसलिए क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया। या तो इसी तरह से एकदम सिंपल समझ लिए कि जैसे ये सोडियम है, क्या है, सोडियम है। अगर सोडियम क्या करेगा, अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, अगर अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, जैसे मान लो ये क्या है, एटम का सेल है, ये किसी परमाणु का सेल है, और इस सेल के बाहर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, और खास करके सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम समझो इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, एनर्जी ले करके इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दे अपने पास से। तो जब इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश। ठीक है, तब इस कंडीशन में इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण की क्रियाएं होती हैं, या तो ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण, या तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ऑक्सीकरण, या तो फिर क्या, जैसे हाइड्रोजन निकलती है तो ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती हैं किसके लिए, ऑक्सीकरण के लिए।
चलो जरा इसी तरह देखते हैं किसका, अपचयन का देखते हैं। अपचयन अक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक फिर जिसमें किसी अभिकारक में ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन। ऑक्सीजन का क्या, इसी को उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाए, या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाती है, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। ठीक है, अपचयन क्रिया क्या है कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें किसी अभिकारक में ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाए, या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाए। तो ऐसे में वो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी, अपचयन अक्रिया कहलाएगी। ठीक है, बड़ी गर्मी है, लाइट भी नहीं है हमारे पास, तो इसका भी एग्जांपल हम लोग सीखते हैं। मेरा मिटाने वाला क्या है, देखो ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, अगर इसमें क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, तो हाइड्रोजन जुड़ते ही यहां से देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, यानी H2O के फॉर्म में, और ये अलग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2O। और इसी तरह से एक और भी है, ये तो हाइड्रोजन के जुड़ने की कहानी हो गई, और इधर उसी का रिवर्स कर देगा। जैसे सोडियम में आपने सीखा है कि ये सोडियम पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके एक धनायन बनाया हुआ है, एक धनावेश है इसके ऊपर। तो अगर ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये वापस इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा, न्यूट्रल उदासीन हो जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना, या हाइड्रोजन का जुड़ना, या ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, अपचयन अपक्रिया। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो ये भी क्या है, अपचयन अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो पहले इसको आप देख लो, ये चीज तो दिमाग में अच्छे से बैठा लो। देखो अभी ना धीरे धीरे आप इसको सीख जाओगे। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये सब है ऑक्सीकरण की क्रिया। और अपचयन में क्या होता है, इसी का एकदम रिवर्स कर दो, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का सॉरी ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, और इलेक्ट्रॉन का भी जुड़ना। तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जहां जुड़ेंगे वो अपचयन है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जहां निकलेंगे वो ऑक्सीकरण है। ठीक है, तो अब ऑक्सीकरण से ऐसा भी याद कर सकते हो कि ऑक्सीकरण क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सी ऑक्सी, तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी। तो आप समझ लीजिए कि ये भी क्या है, ऑक्सीकरण। तो उसी का उल्टा कर दोगे तो अपचयन हो जाएगा। तो ये तो है ऑक्सीकरण और अपचयन की कहानी। अब हम बात कर लेंगे थोड़ी सी, ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक कारक क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम उसको देखते हैं, बताते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग क्या ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वह पदार्थ जो सॉरी वह पदार्थ जिसका
अपचयन होता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, जिसका क्या होता है, अपचयन होता है, वो ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है 2I- प्लस Cl2। देखो यहाँ आयोडीन के ऊपर, ये आयोडाइड के फॉर्म में है। आयोडाइड देखिए, जब कोई हैलोजन समूह अगर उसके ऊपर ऋणावेश हो, यानी ऋणायन के रूप में होता है, तब वो क्या कहलाता है, आयोडाइड। सॉरी सॉरी, जब किसी हैलोजन समूह या हैलोजन परमाणु के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता है, तब उसमें क्या होता है, आइड जुड़ जाता है। जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो यहां पर आई माइनस है, तो क्या है, आयोडाइड प्लस Cl2। Cl2 क्या है, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है। तो अब यहां पर ये क्लोराइड, क्लोरीन क्या करेगी, इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी तो ये बन जाएगी 2Cl-, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके बन जाएगा क्या, I2। देखो यहां इसके ऊपर ऑक्सीकरण संख्या क्या थी, 0, और यहां क्या है, माइनस, मतलब घट गई। ठीक है, घटी क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इसका क्या हो गया, अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, तो जिसका अपचयन होता है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। और यहीं पर इसका क्या हुआ, इसके ऊपर पहले क्या था, माइनस चार्ज था, ऋणावेश, और यहां पर क्या है, ये जीरो, यानी नेगेटिव से क्या हो गया, जीरो। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कारक होगा, और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा। तो मैं पहले आपको ऑक्सीकारक के साथ साथ अपचायक कारक भी दिखा दूं, तब समझाता हूं आपको हम अच्छे से। आइए देखते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, रात का माहौल है अब तो, क्योंकि आधा दिन आधा रात में शूट हुआ। वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, अपचायक कारक कहलाता है। अपचायक कारक कहलाता है। वीडियो क्वालिटी हो सकता है थोड़ी सी कम अच्छी हो, क्योंकि रात का है सीन, तो जाहिर सी बात है अच्छे से फोकस हो नहीं पा रहा है वीडियो का इस बोर्ड के ऊपर, या शायद है कि इसको लाइट उतनी प्रॉपर मिल नहीं पा रही है। पर ठीक है, आपको समझने के लिए है इतना काफी। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, जिसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, वो अपचायक कारक होता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या, देखो जो क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया, तो इसका क्या हो गया, अपचयन। अपचयन होने के नाते इसका क्या हुआ, ये सॉरी, अपचयन होने के नाते ये क्या है, ऑक्सीकारक है।
और इसका ऑक्सीकरण हुआ, तो ऑक्सीकरण होने के नाते ये क्या है, अपचायक कारक है। देखिए, इसको समझने के लिए ना आप उल्टा समझना कि जिसका अपचयन होगा, जिसका अपचयन होगा, याद रखिएगा, वो क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या होगा, अपचायक कारक होगा। एकदम जो प्रक्रिया हो रही है, जो क्रिया हो रही है, अपचयन की क्रिया हो रही है तो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है तो अपचायक कारक। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है, देखें जैसे इसका अपचयन हुआ ना, इसका अपचयन हुआ तो इसने क्या किया, खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इससे खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसका क्या करा दिया, ऑक्सीकरण करा दिया। जिसका ऑक्सीकरण करा दिया उसके लिए ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। और इसके केस में देखिए, इसने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसका अपचयन कराया और खुद का ऑक्सीकरण करा लिया। तो इसका अपचयन कराया, इसलिए ये इसके लिए, ये इसके लिए, क्योंकि अपचयन कराया तो इसलिए क्या होगा, ये अपचायक कारक हो जाएगा। ठीक है, जो जिसके लिए जो कार्य कराता है उसी उसी तरह की जिम्मेदारी लेता है। अपचयन कराता है, अपचायक कारक की जिम्मेदारी लिया, और इसने क्या किया, इसका ऑक्सीकरण कराया तो ये ऑक्सीकारक की जिम्मेदारी लिया। ठीक है, इसको एक क्रॉस बना देता हूं, समझिएगा। अपचयन और ऑक्सीकरण, याद रखिएगा, जिस पदार्थ का अपचयन हुआ वो ऑक्सीकारक, जिस पदार्थ का अपचयन हुआ वो ऑक्सीकारक, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ वो अपचायक कारक। इतनी रात को हम चिल्लाएंगे ज्यादा तो पास पड़ोसी उठ जाएंगे। चलिए, तो इसको आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और एक दूसरे को एकदम रिवर्स करके समझने का प्रयास कीजिएगा, तो शायद ये चीज समझ में आएगी कि इसका अपचयन वो ऑक्सीकारक, जिसका ऑक्सीकरण वो अपचायक कारक। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए। मैं आगे एक रेडॉक्स क्रिया के ऊपर बात करता हूं। तो चलिए देखते हैं रेडॉक्स क्रिया क्या होती है। पहले तो मैं आपको ना कुछ बातें यही समझा देता हूं। RED मीन्स रिडक्शन और OX मीन्स ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन क्या है, अपचयन, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचयन, और ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीकरण। तो अब यहां पर डिफिनेशन समझते हैं कि वह रासायनिक क्रिया वह रासायनिक क्रिया जिसमें अपचयन व ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण की क्रिया एक साथ होती है, रेडॉक्स अक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अक्रिया
कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या है, किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा और किसी एक का अपचयन होगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे CuO प्लस H2, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसमें क्या हुआ, ये बन जाती है Cu प्लस H2O। तो देखो यहां क्यूप्रस ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गई, निकल गई। जब यहां से ऑक्सीजन निकल गई तो देखो जहां से ऑक्सीजन निकलती है उसका क्या हो जाता है, अपचयन। तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन यहां से निकली तो कॉपर का क्या हो गया, अपचयन, और जहां पर जुड़ गई उसका ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये देखो यहां पर इसके पास पहले सॉरी +2 था, अब 0 है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। और इसमें पहले 0 था, अब यहां पर +1 है, इसकी बढ़ गई। ठीक है, तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है उसका अपचयन, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है उसका ऑक्सीकरण। इसकी घट गई और इसकी बढ़ गई। ठीक है, ठीक है, तो समझिए इसमें दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है, क्या क्या, अपचयन और ऑक्सीकरण। तो ऐसी रासायनिक अक्रियाएं क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अक्रिया कहलाती है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे जिंक है और कॉपर सल्फेट है, ठीक है, तो ये इसमें क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर Cu। तो यहां पर देखो जिंक की परमाणु अवस्था में होती है तो उसके ऊपर ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0, और ये आणविक अवस्था में है, यौगिक है, तो यहां सल्फेट पर 2 माइनस होता है, इसलिए इस कॉपर पे 2 प्लस है। ठीक है, और यहां देखो जब इसके साथ ये कॉपर को हटा करके सल्फेट से जिंक खुद जुड़ गया, अब इसके ऊपर +2 आ गया और इस पे -2 ही रहेगा, और इसका क्या, 0 हो गया। तो देखो क्या से क्या हो गया, जिंक का 0 से +2, जबकि कॉपर का +2 से 0। तो जिंक का बढ़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। देखो 0 से +2 बढ़ गया, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई तो ऑक्सीकरण, और +2 से कॉपर की 0 हो गई, घट गई, तो इसका क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, तो याद रखिए ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती है, ऐसी रासायनिक क्रियाओं को कहते हैं क्या, रेडॉक्स अक्रिया। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और समझ लीजिए। मैं अगले हेडिंग की बात करता हूं। ठीक है, ले लीजिए फटाक से। चलिए अगला हेडिंग है क्या हम लोगों का, संक्षारण। संक्षारण क्या है इसको समझते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर। जब कोई धातु जब कोई धातु अम्ल, अम्लीय पदार्थ, क्या बोलते हैं, अम्ल, आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है, तब तब धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है।
क्षरण होने लगता है। जिस प्रक्रिया को जिस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, कि जब कोई धातु अम्ल या फिर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी वह होती है जब नमी होती है या फिर मौसम में वाष्पन वाष्पन होता है तो आर्द्रता होती है, या फिर नमी और वायु के संपर्क में लगातार कोई धातु पड़ी रहती है तो धीरे धीरे क्या होती है, वो उस पे क्षरण होने लगता है। क्षरण मतलब ये होता है कि परत दर परत वो क्या होती है, नष्ट होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में उस क्रिया को कहते हैं क्या, संक्षारण। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, जिसको आप लोग मोर्चा भी कहते हैं, जंग लगना। चांदी पर काली परत का चढ़ना, अब ये जो गर्ल्स होंगी वो ज्यादा इसको समझ पाएंगी शायद, या फिर आप भी समझ सकते हो जो बॉयज हैं। चांदी पर काली परत का चढ़ना, जैसे चांदी का जो ज्वेलरी होती है, गहने होते हैं, उसको जब पहनती हैं औरतें तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसमें कालापन आ जाता है। ठीक है, तो वो बदरंग हो जाती है। तब उसको वो क्रिया कौन सी है, संक्षारण की क्रिया होती है कि निरंतर वो पानी में या फिर नमी के संपर्क में, वायु के संपर्क में हमेशा बनी रहती है, इसलिए क्या होती है, वो चांदी पर काली परत जम जाती है। लोहे पर जंग का लगना, आप सोचो पहले कि लोहा अगर खुले में नमी में रख दिया जाए या फिर छतों पर हमारी जो ग्रिल लगी होती है, अगर लोहे की ग्रिल है तो उस पर देखो कुछ समय के बाद क्या आता है, जंग लग जाता है। घरों में खिड़कियों पर जो ग्रिल लगी होती है उन पर जंग लग जाता है। इसलिए उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बचाव में क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, या फिर ग्रीस लगा देते हैं, या फिर ऑयलिंग करा देते हैं, ऑयलिंग करा देते हैं ऑयल लगा करके, या फिर गैल्वेनीकरण करा देते हैं। गैल्वेनीकरण करा देते हैं। ठीक है, गैल्वेनीकरण क्या है, जिसपे जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है, उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो पेंट करके ग्रीस लगा के ऑयलिंग या गैल्वेनीकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, संक्षारण से चीजों को बचा सकते हैं। ठीक है, हमारे साइकिल्स में देखो बरसात के मौसम में जब भीगती रहती है तो उस पर जंग लग जाती है चैन के ऊपर, तो उस पर क्या करते हैं, ग्रीस लगा करके हम उसको सही करा देते हैं ताकि फिर से जंग न लगे। या घरों पर जो लोहे के सामान होते हैं उसको हम लोग पेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि उस पर जंग ना लगे। क्योंकि ऐसा होता है जब ऐसा कर देते हैं हम तो जो वो धातु है सीधे वायु और नमी के संपर्क में नहीं आती, उसके बीच में एक परत बन जाती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक परत बन जाती है तो डायरेक्ट जब उसके संपर्क में नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है वो रासायनिक क्रिया नहीं हो पाएगी, और रासायनिक क्रिया नहीं होगी तो संक्षारण की क्रिया भी नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं विकृति गंधता या रैंसिडिटी क्या होती है। जब सॉरी जब किसी तैलीय
खाद्य पदार्थ को सीधे वायु के संपर्क में हुआ तापमान के संपर्क में खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ देते हैं तब उसके स्वाद में व सुगंध में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात खाने योग्य नहीं होती है। तब यह घटना विकृति गंधिता कहलाती है। विकृति गंधिता कहलाती है कि जब किसी तैलीय खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं, सीधे वायु के संपर्क में या ऐसे खुला ही छोड़ देते हैं, तब वो धीरे धीरे क्या होती है, उससे एक अजीब सी गंध आने लगती है, उसका स्वाद बिगड़ जाता है, स्वाद में वो दम नहीं रहता, स्वाद पहले जैसा नहीं रह जाता। तब उसमें जब ये सब कुछ बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो खाने योग्य सुरक्षित नहीं होती है। तब ऐसी स्थिति में ऐसी घटना क्या कहते हैं, विकृति गंधिता, रैंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, रैंसिडिटी कहते हैं। अब इसीलिए इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम भोजन को, खाने पीने की चीजों को क्या कहाँ रख दें, फ्रीज में रख दें, या फिर आप देखते हैं जो चिप्स के पैकेट होते हैं या फिर खाने वाली जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, तो पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरकर, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि एक लेयर बन जाए और उसके वो डायरेक्ट वायु के संपर्क में ना आने पाए, इसलिए क्या होती है, रिएक्शन नहीं होगी, तो खराब नहीं होगी वो चीजें। ठीक है, सीधे सूर्य के संपर्क में, सीधे सूर्य के प्रकाश से दूर रखा जाए। ठीक है, ऐसे कुछ चीजें अपना करके हम, कुछ क्रियाकलाप अपना करके हम रैंसिडिटी यानी विकृति गंधिता से खाने वाले पदार्थों को बचा सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये जब चैप्टर भी आपका समाप्त होता है, जो जो टॉपिक थे हमने इसमें क्लियर कर दिया है। आप पूरा एक बार वीडियो अच्छे से सब लोग देख करके अच्छे से समझिए, और हाँ, जहां पर कोई डाउट हो तो फिर उसको बताइए, उसके बारे में हम बात करेंगे, और हम लोग अगले टॉपिक को, अगले चैप्टर को पढ़ेंगे फिर अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना, थैंक यू।